बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर है वो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। है ये देखने में पोर्शन छोटा है एज़ कम्पेयर टू पेस्टल, बट दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कम्पिटिटिव फैक्टर्स, कहते कम्पिटिटिव फैक्टर्स हम इसमें देखेंगे कि कोई कंपनी जो उसके कंपटीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसकी क्या बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, और उसके कंपटीटर्स के जो डिसीजंस होते हैं, जो प्लानिंग है या जो ऑपरेशंस है, उसका इस कंपनी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है जी, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्वॉट एनालिसिस, फिर हम देखेंगे जी कंपटीटिव स्ट्रेटजीज है मिशाल पोर्टर की। ठीक है जी, उसके बाद 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज हैं फॉर कंपीटिंग मिशाल पोर्टर की। फिर हम देखेंगे जी अचीविंग कम्पिटिटिवनेस एड्स वैल्यू। अच्छा, फिर हम वैल्यू चेन एनालिसिस देखेंगे जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, फिर 5 फोर्सेस मॉडल होगा विशाल पोर्टर का, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। अच्छा जी, स्वॉट एनालिसिस के ये कम्पिटिटिव फैक्टर्स आप पढ़ सकते हैं खुद भी, इट्स नॉट अ बिग डील। सरसरी उसने बताया हुआ है, कीनिया की एक फ्लावर इंडस्ट्री है, उसका जिम्बाब्वे के साथ कंपटीशन था जी, वो कैसे अच्छा, उसके बाद जी स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इंतहाई आसान टॉपिक है ये पढ़ने के लिहाज से। अगर आप रीड करते हो इसको तो कोई मुश्किल नहीं, पेपर में भी आंसर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले इसकी बेस पता होनी चाहिए, जो मेन थीम है इसका। अगर वो आप समझ गए, जो कि बिल्कुल सिंपल है, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी पेपर में इसको आंसर करना। ठीक है जी, और पेपर में इस क्वेश्चन का 10 से 15 नंबर का वो अक्सर पूछ लेता है, नहीं तो 6 से 8 तो आराम से पूछता है वो स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस कहता है जी SWOT। सबसे पहले तो ये समझ लें, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, देन अपॉर्चुनिटी एंड देन थ्रेट्स। ये जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है, ये हैं इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, पहले इतना समझ लें आप, ये इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। जबकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और थ्रेट्स हैं, ये हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अच्छा जी, पहले हमने पढ़े पेस्टल पढ़ा, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसमें हमने देखा कि अगर कोई भी इन 6 में से, पेस्टल में से कोई भी एक चेंज होता है तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम स्वॉट एनालिसिस में या ये जो कम्पिटिटिव फैक्टर स्टार्ट किए हैं, हमने उसी चेंज को अब इफेक्ट देखना है अपनी कंपनी पे उसका, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन के, कि मतलब जो ये चेंज आया है इसका हमारे कंपटीशन पे क्या इफेक्ट होगा, हमारे कंपटीटर्स के साथ, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट होगा। तो ये हम देखते हैं जी, स्वॉट एनालिसिस एस और डब्ल्यू, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं हमारी इंटरनली, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं एक्सटर्नली। अच्छा जी, कहता है जी अब आप खुद ही देख लें कि स्ट्रेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। स्ट्रेंथ है पॉजिटिव, ठीक है जी, वीकनेस नेगेटिव होती है। उसके बाद जी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी बी पॉजिटिव होती है एज़ यू नो। ठीक है जी, तो थ्रेट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। कहते हैं ये 4 फैक्टर हैं जो कि हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको बड़ी अच्छी तरह से अफेक्ट करते हैं। अगर कोई भी चेंज आता है बाहर इन्वायरमेंट में या कंपटीशन में, जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन इफेक्ट होता है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ्स है जी, कहता है ये स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं इंटरनल फैक्टर्स, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बाहर से आते हैं। एडवर्स रिस्क, मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस के लिए ये बात अच्छी नहीं है, जबकि पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात है। अब जी इसने आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं जो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। अगर आप
SWOT का बस पॉजिटिव नेगेटिव समझ आए, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये दो बातें याद रखें, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे ये चंद एग्जांपल्स आप याद रख लें तो आप मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तरह से सिनेरियो को डील कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी एग्जांपल दी है उसने। तो एग्ज़ाम में वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपको एयरलाइन का पूछ सकता है, जैसे इस दफ़ा भी उसने इस अटैम्प्ट में सितंबर 2020 में पूछा था उसने एयरलाइन का, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने फार्मास्यूटिकल कंपनी की एग्जांपल दी है। वो कहता है जी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें आपके लिए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ कहता है जी ये है कि एक्सटेंसिव रिसर्च नॉलेज आपके पास होता है। आप नई नई जो मेडिसिन बना रहे होते हो, ठीक है, उसके लिए आप खुद ही विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आप रिसर्च बेस काम कर रहे होते हो, ताकि आप नए से नए फार्मूलाज लेके आओ, उनकी बेस पे केमिकल तैयार करो और मेडिसिन मार्केट में लेके आओ। कहते हैं ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप रिसर्च कर रहे हो। दूसरी स्ट्रेंथ क्या है कि आपके पास जो हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट इन द वर्क फोर्स, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे सारे डॉक्टर्स होंगे या केमिकल इंजीनियर्स हैं आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद हाई इन्वेस्टमेंट इन एडवांस्ड इक्विपमेंट, कहता है आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है एडवांस्ड इक्विपमेंट में, जो लैब का इक्विपमेंट होगा। उसके बाद जी पेटेंट्स ऑन 6 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट्स उसने वैसे बताया, आप मतलब ये तो एग्जांपल दिया ना उसने, लेकिन समझने की बात यह है कि पेटेंट्स होते हैं आपके पास। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं इनकी हर मेडिसिन के, जैसे पेनाडोल है, डिस्प्रिन है, ठीक है जी, पैरासीटामोल, कोई भी हो मेडिसिन टैबलेट, तो इनके पेटेंट्स होते हैं। वो जब तक एक नई उन्होंने मेडिसिन बनाई है, ठीक है जी, रिसर्च किया उन्होंने, फार्मूला अप्लाई करके एक मेडिसिन तैयार की, तो उसका पेटेंट बना लेते हैं कि जी 10 साल तक ये और कोई बंदा ये नहीं बना सकता। और 10 साल के बाद 10 साल का वो एक किस्म का लाइसेंस ले लेते हैं, पेटेंट ले लेते हैं कि सिर्फ इसके राइट्स हमारे पास ही होंगे। अच्छा, उसके बाद है जी हाई प्रॉफिट मार्जिन। कहता है जी क्योंकि पेटेंट्स ले लिए, बना लिया इन्होंने, तो मोनोपोली है इनकी, मार्केट में ये मेडिसिन सिर्फ इनके पास मिलेगी, तो जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स हाई होंगे। अच्छा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की उसने स्ट्रेंथ्स बताई हमें। फिर कहता है जी ये तो हो गई स्ट्रेंथ जो कि पॉजिटिव हैं और इंटरनली हैं। अब आते हैं जी वीकनेस की तरफ। वीकनेसेस में उसने कहा जी स्लो प्रोग्रेस विद रिसर्च प्रोजेक्ट्स। कहता है जी अगर रिसर्च तो आप कर रहे हो, लेकिन वीकनेस ये भी हो सकती है कि उससे रिसर्च की स्लो प्रोग्रेस हो, ठीक है। और फिर उसका कन्वर्टिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है कि वो भी पुअर हो। कहता है वो तो स्ट्रेंथ है, लेकिन उस स्ट्रेंथ में वीकनेस भी हो सकती है कि हो सकता है आप रिसर्च तो कर रहे हो लेकिन स्लो कर रहे हो, या रिसर्च आपने कर ली हुई है लेकिन उसको जो कन्वर्ट कर रहे हो डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, वो आपका प्रोसेस ठीक नहीं है, ठीक है जी। या रिसेंट इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, या लेबर के जो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है नहीं। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नली होती हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से आप को मिलते हैं फैक्टर्स। अच्छा, इसमें कहता है जी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल मार्केट डिमांड। कहता है अच्छा आपकी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, लेकिन अगर कोई ऐसा चेंज आ जाए, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी डिजीज़ आ जाए जो कि, या कोई ऐसा मतलब सीजनल कोई ऐसा मतलब मसला आ जाए लोगों की हेल्थ इशू को, ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे, आपकी जो मेडिसिन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन टोटल मार्केट डिमांड बढ़ गई है। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव नॉट येट बीन फुली एक्सप्लॉइटेड। कि आपका जो बाहर एक्सटर्नली फैक्टर है ये, कि हो सकता है वो जो आपने रिसर्च करके एक फार्मूला डेवलप करके मेडिसिन तैयार की है, वो और किसी ने अभी तक तैयार ना की हो, या उस तरफ कोई और कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च का डायरेक्शन ही ना हो, उसकी रिसर्च की डायरेक्शन ना हो, लेकिन आप उस पर काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अभी तक किसी ने दूसरे ने अवेल नहीं की, तो आप कर सकते हो। कहता है जी न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज आप नॉट येट फुली एक्सप्लॉइटेड। ये थे पॉजिटिव फैक्टर। उसके बाद है जी थ्रेट्स। थ्रेट्स भी एक्सटर्नली हैं, पहले दो इंटरनली स्ट्रेंथ वीकनेस, और आखिरी दो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नली। अच्छा, थ्रेट्स में कहता है जी रीसेंट मर्जर ऑफ टू मेजर कंपिटिटर्स। रीसेंट मर्जर, ठीक है जी, वो क्या है, आपके दो कंपिटिटर्स थे, बड़ी कंपनीज थी या वो छोटी थी, लेकिन जब उन्होंने मर्जर किया तो वो उनका जो वज़न था वो आपकी कंपनी से ज़्यादा हो गया, ठीक है जी। वो अच्छी प्राइस पे बेचने लग गए, उनके फार्मूलाज शेयर किए उन्होंने, तो अच्छी मेडिसिन लेके आए मार्केट में। कहता है ये आपके लिए एक थ्रेट हो सकता है जो कि बड़ा सवेयर हो सकता है। और दूसरा, रिस्क ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स।
या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन या पॉलिसी आ गया जी आपने ये नहीं बेचनी, ये मेडिसिन नहीं बेचनी या ये सिरप वगैरह नहीं बेचना। तो कहता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कोई, या कोई कंपटीटर्स का मर्जर हो जाए, आपके जो दो राइवल्स थे वो आपस में मिल जाएं, तो ये आपके बिजनेस के लिए थ्रेट्स होगा। कहता है SWOT analysis is a means to allow a company to understand its competitive positions. A company's competitive position refers to its ability to generate returns in comparison to those generated by its competitor. कहता है SWOT analysis जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी कंपनी की competitive position को समझ सकें, evaluate कर सकें कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उसको evaluate करने के बाद आप जनरेट कर सकें न्यू आइडियाज़, न्यू रिसोर्सेज, ताकि वो आप कंपैरिजन्स में उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकें। कहता है दिस इज़ ए नेसेसरी स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज। ये बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसा जी SWOT एनालिसिस अगर देखा जाए तो बस इतना ही है, ठीक है, बस यही है SWOT एनालिसिस। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं किसी भी बिजनेस की, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नली हैं तो आप बाहर एक्सटर्नली उनको देखोगे, इसी तरह स्ट्रेंथ्स और वीकनेस इंटरनली हैं तो आप अंदर तलाश करोगे अच्छा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये तो थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की एग्जांपल, ठीक है जी। अच्छा, पास्ट पेपर में भी आई है और इस अटैम्प्ट में भी उसने क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा, उसने सिनेरियो दिया कि आपकी एक एयरलाइन है, ठीक है जी, जिसमें आपने 12 न्यू प्लेन्स जो थे वो आपने बाय किए हैं या रिप्लेस किया है उनको, जो आपके पास 10 एग्जिस्टिंग पड़े हुए थे, ठीक है जी। और उसके अलावा आपके पास 4 ऐसे पड़े हुए थे जो कि बेकार थे बिल्कुल प्लेन्स, वो आपने रिप्लेस किया उनको। और दूसरे नंबर पे उसने कहा जी कोविड-19 आ गया, एक पेंडेमिक आ गई, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बड़ी सख्त गवर्नमेंट की रेगुलेशंस थी कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है बिज़नेस के अंदर। पहले नंबर पर तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी और जो एयरलाइंस थी उनको बैन कर दिया, लेकिन जो चल रही थी चंद एक, तो उनके लिए भी SOPs बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आपने इन पे अमल पैरा होना है अगर आप अपना बिजनेस जारी रखना चाहते हो। तो ये सिनेरियो था एक उसने दिया एग्जामिनर ने, तो कहता है जी आप इसमें SWOT एनालिसिस परफॉर्म करो। तो SWOT एनालिसिस में आपने देखना था कि अच्छा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ्स में आपने ये देखना था या देखोगे कि यार अच्छा 4 तो ये मतलब ये थे जो फुल डेप्रिशिएटेड एसेट्स थे हमारे, समझने के लिए बता रहा हूँ कि अच्छा ये एजिंग एयरक्राफ्ट थे, ठीक है जी, वो तो कहता है जी रिप्लेस कर दिए। लेकिन ये जो हमने दूसरे रिप्लेस किए हैं 12 न्यू एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी रिप्लेस किए हैं, तो ये हमने ये क्यों रिप्लेस किए? ये आपकी एक वीकनेस है इंटरनली कि जब ये ख़रीदे गए थे तब नहीं आपने देखा था कि इनमें क्या मसला है, या इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, या कोई इनका एग्रीमेंट परचेज़ का वो ठीक नहीं हुआ, या आपने पहले इसकी इंस्पेक्शन ठीक से नहीं की। अच्छा, ये तो आपकी वीकनेस आ गई। स्ट्रेंथ आपकी कहता है जी स्ट्रेंथ क्या है इंटरनली कि आपने जो एजिंग एयरक्राफ्ट थे उनको रिप्लेस किया है। और स्ट्रेंथ दूसरी क्या है कि आपके पास न्यू एसेट्स आ गए हैं, न्यू एयरक्राफ्ट आ गए हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है जी। ये इंटरनली आपने देखना था। फिर आपने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में क्या देखना था? आपने देखना था कि अच्छा कोविड-19 आ गया तो ये एक किस्म का थ्रेट्स भी है बिज़नेस को हमारे, ठीक है जी। कस्टमर हमारे बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होंगे, लोग ट्रैवल करना कम कर देंगे, ये थ्रेट्स हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटी ये है कि जब दूसरे कंपटीटर जो आपके हैं, हो सकता है उनमें से कई कुछ गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हों, रिस्ट्रिक्शंस लग गई है लोकल ट्रैवलिंग पे, और जो आउटसाइड भी उस पर भी काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम SOPs जो हैं उन पर अमल करके अपना बिजनेस ऑपरेशंस कैरी कर सकते हैं अगर हम अच्छे तरह की अपनी एक रेगुलेशंस या पॉलिसी हम बना लें, ठीक है जी, सोशल डिस्टेंसिंग की। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हो अपने ऑपरेशन को रन करके और SOPs पे अमल करके। तो ये आपने 2-2 3-3 आपने रीजंस बता देनी थी इसकी। SWOT एनालिसिस ये 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आराम से आप 3 नंबर ले सकते, 3.5 है या 4 भी ले सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था।
ये थे स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना इस पे। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है जी, आगे आती है जी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, विशाल पोर्टर। अच्छा जी, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में वो बात करता है कि जो ये जो कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, ये रिलेट करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में और उस इंडस्ट्री में जिसके अंदर, या उस इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर के अंदर जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है जी, उस पर डिपेंड करती है। और ये जो यहाँ पे जो रिटर्न्स होंगे या प्रॉफिटेबिलिटी आप कह लें, कहता है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कितनी है, कि वो कितनी फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितने थ्रेट्स हैं, ये अट्रैक्टिवनेस में आ जाएगा। ठीक है जी, अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी और वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो वो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। और दूसरा फैक्टर उसने कहा जी, उस इंडस्ट्री के अंदर आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है। दो फैक्टर की समझ आ गई। पहला ये कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, और दूसरा फैक्टर और जिसमें काम कर रहे हो उसमें आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है। ये दो फैक्टर हैं। कहता है जी, अगर तो वो इंडस्ट्री का सेक्टर जो है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो वो अनफेवरेबल भी हुआ, लेकिन आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो कहता है ये आपके लिए हाई रिटर्न्स का बायस बन सकता है, तो आपके लिए ये फेवरेबल सिचुएशन होगी। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है लेकिन आप की जो कम्पिटिटिव पोजीशन है वो मतलब अगर ज़्यादा ना भी डाउन हो तब भी आप सरवाइव कर सकते हो। कि इन दोनों में से एक फैक्टर का होना तो लाजमी बात है अगर आप अपना बिजनेस ठीक से लेके चलना चाह रहे हो। कहता है कम्पिटिटिव एडवांटेज उसने बताए विशाल पोर्टर प्रोफेसर साहब ने। उन्होंने कहा जी दो इनके फ़ायदे हैं कम्पिटिटिव के, कंपटीशन के। कौन कौन सा? पहला ये है कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू जनरेट हाई प्रॉफिट्स। सबसे पहला फ़ायदा क्या है जी, आप प्रॉफिट्स हाई कमा सकते हो। कंपटीशन यही होता है ना, जब आपका एक मजबूत आपकी एक पोजीशन है मार्केट में तो लोग कस्टमर आपके पास ही ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने आएंगे। जब आपके पास आएंगे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरा कहता है जी क्या फ़ायदा है कि इट अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग हाई वैल्यू बेनिफिट्स एट लोअर प्राइसेस टू कस्टमर। और कहता है दूसरा फ़ायदा ये है, और ये प्रॉफिट्स कहता है क्यों, एक तो कहता है जी प्रॉफिट बढ़ती हैं आपकी, और दूसरा कहता है जी कस्टमर की रिटेंशन भी होती है। वो कैसे? कहता है रिटेंशन इस तरह होती है जब आपका कंपटीशन स्ट्रांग होता है और आपकी वैल्यू कस्टमर की नज़र में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो उसके लिए जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्राइस उसको कम लगने लगती है। या कस्टमर लॉयल्टी आप समझ लें, ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं, ठीक है जी, वो चीज़ें महंगी जितनी मर्ज़ी कर लो आप, लेकिन वो प्राइसेस उनको लगता है यार ठीक है लेना तो है हमने, लेकिन इसकी वैल्यू देखो कितनी, क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं वो लोग। ये दो फ़ायदे हैं इसके। ठीक है जी, फिर है जी 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ फॉर कंपीटिंग। ये जी विशाल पोर्टर साहब ने 3 जेनेरिक स्ट्रेटजीज बताई, अप्रोचेस बताई। कौन कौन सी? पहले नंबर पे कॉस्ट लीडरशिप है, फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, फिर फोकस है। विशाल पोर्टर साहब ने कहा जी अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो और कंपटीशन में एक अच्छी पोजीशन रखना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपको चाहिए कि इन तीनों अप्रोचेस में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हो। पहली है जी कॉस्ट लीडरशिप। कहता है कॉस्ट लीडरशिप कब होगी, कि मतलब कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये समझ लें आप लीडर हैं किस में? कॉस्ट में। कॉस्ट में लीडर का मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत कम इंकर हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो कॉस्ट आपकी कम इंकर हो रही है तो आप वहाँ पे लीडर हो, दूसरों से आप बेहतर हो। कहता है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है ना तो फिर आप मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे भी चीज़ें बेच सकते हो, ये आपको एडवांटेज है। इसे कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। कि आपकी कॉस्ट तो कम लग रही है तो जिसका मतलब क्या है कि आपको जो प्रॉफिट है वो भी कम प्राइस पे मिल जाएगा। अगर लेट्स से कि आपकी जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ इंकर हो रही है, ठीक है जी, एक प्रोडक्ट पे, और जो आपके कंपटीटर्स हैं वो लगा रहे हैं उस प्रोडक्ट पे 60 रुपीज़, और मार्केट प्राइस है उस प्रोडक्ट की 100 रुपीज़। तो कहता है जी आप जो कंपटीटर्स हैं वो तो नहीं बेच सकते उसको 80 से 70 से बिलो, लेकिन आप जो
कंपटीटर्स की प्राइस है उससे भी अगर कम बेचेंगे तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। क्यों प्रॉफिट में होंगे? क्योंकि आपकी जो कास्ट है इनिशियली वही कम इंकर हुई है। तो अगर आप 40 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप 60 पे भी बेच दो, 70 पे भी बेच दो, जो जो कि कास्ट है आपके कंपटीटर्स की, अगर आप वो सेल प्राइस पे भी बेच दो तब भी आप प्रॉफिट में हो। तो कहते हैं जी एक तो इस तरह आप कंपटीशन में विन कर सकते हो, कॉस्ट लीडरशिप कर लो आप। और कहता है जी अगर आप सेम प्राइस पे भी बेचोगे कि आप मतलब ठीक है नहीं कंपटीशन आपका स्ट्रांग लेकिन आपकी कास्ट कम आ रही है, तो आप अगर कहता है सेम प्राइस पे भी बेचोगे तब भी आप हाई प्रॉफिट गेन कर सकते हो। आप तो 70 पे पैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो, तो सोचो अगर आप 100 पे बेच दो वो चीज़ जो कि कंपटीटर्स आपको बेच रहे हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। ये है जी कॉस्ट लीडरशिप की बात, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद होता है जी प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन। कहता है आप सिरे से ही अपनी प्रोडक्ट को ही डिफरेंट बना दो। ये डिफरेंट कहता है ये डिफरेंसेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्चुअल डिफरेंस कर दो आप, उसकी जो मेकिंग है, प्रोडक्शन है, उसको ही कहता है चेंज कर दो आप, या दूसरे नंबर पे उसकी मार्केटिंग आप में डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लो कि जैसे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आप करो, जैसे क्यू मोबाइल कर रहा है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, दूसरा है जैसे आप समझ लें एक्चुअल डिफरेंस में क्या है कि आप टोटली शिफ्ट कर जाएं आप अपनी जो प्रोडक्शन है उससे। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, जैसे आईफोन है, BMW, ठीक है। उसके बाद जी फोकस। कहता है फोकस तीसरी स्ट्रेटजी है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मार्केट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो स्मॉल है या मैस मार्केट है, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। कहता है अगर ये फोकस भी किसी बंदे का क्लियर ना हो, किसी जो मार्केट में रन कर रहा है बिजनेस को, तो कहता है वो भी पीछे रह जाता है। जैसे अगर आपका फोकस गोल्फ क्लब है, ठीक है, या बहरिया विला है, देखने में कहता है जी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो स्मॉल मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है जी, लेकिन वहीं से आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गोल्फ क्लब जैसे बहरिया विला है, ठीक है जी। इसी तरह कहता है अगर आपकी मैस मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो फिर आप उस तरह से अपना बिजनेस है रन करोगे। ये तीन स्ट्रैटेजी हैं, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और फोकस। कहता है इनमें से अगर कोई भी आप रखते हो तो आप अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं अडॉप्ट करते, आपको पता ही नहीं कि आपने करना क्या है, तो कहता है फिर आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते उस बिज़नेस से। ये थी जी हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़, 3 जेनेरिक कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बाई मिशाल पोर्टर, ठीक है जी। तो उसके बाद कहता है जी आप किस तरह कम्पिटिटिवनेस, कहता है आपकी जो कम्पिटिटिवनेस होती है वो किस तरह वैल्यू ऐड करती है कस्टमर के लिए, और किस तरह आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। कहता है जब आप बेनिफिट देते हो ना कस्टमर को, प्राइस कम पे उसको चीज़ें देते हो, या अच्छी पैकिंग में उसको चीज़ें देते हो, या एडवर्टाइजमेंट आप बहुत अच्छी करते हो जिसकी वजह से कस्टमर की नज़र में आपकी चीज़ की या प्रोडक्ट की अहमियत बढ़ जाती है। मतलब किसी भी तरह से आप जब एक बेनिफिट देते हो ना कस्टमर को, या उसको होम डिलीवरी देते हो आप, तो कहता है फिर आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कस्टमर की नज़र में। जब कहता है वैल्यू बढ़ती है तो वो कस्टमर विलिंग होता है टू पे मोर वैल्यू एंड टू पे मोर प्राइस ऑन दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो फिर जब वो आप उसको बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करते हो तो उसकी नज़र में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। जब वैल्यू बढ़ती है तो ज़्यादा पैसे देने को आमादा हो जाता है, प्राइस पे करने को। तो जब वो ज़्यादा प्राइस पे करता है तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ता है और आपकी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ती है। तो कहता है इस तरह वैल्यू ऐड करने से आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है वैल्यू चेन एनालिसिस। कहता है जी किस तरह आपकी जो कस्टमर को आप चीज़ कहता है प्रोवाइड करते हो, तो उसमें जो वैल्यू टोटल सम ऑफ वैल्यू होता है वो किस तरह आता है। कहता है दो तरह से आता है, दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ है और उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी वजह से वो वैल्यू स्टेज बाय स्टेप ऐड होती जाती है। इन दी एंड वो सारा जो कस्टमर उसके लिए पे करता है आपको हाई प्राइस पे। अच्छा जी, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि वैल्यू ऐड करती हैं, ठीक है। उसमें पहली है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, ऑपरेशंस हैं, फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स है, फिर सर्विसेज हैं। अगर आप देखें तो ये जो 5 स्टेप्स हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं।
और ये अगर आप इनको गौर से देखें तो ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने तौर पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के लिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या आता है जी, कहता है जी इनबाउंड लॉजिस्टिक में वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि रिसीविंग एंड स्टोरिंग मटेरियल, मतलब जो परचेजिंग के रिलेटेड हैं वो सारी इनबाउंड में आती हैं। इन बाउंड लॉजिस्टिक, परचेज़ किया आपने मटेरियल, ऑर्डर दिया, उसका परचेज़ किया, उसको स्टोर किया, प्रोक्योर किया, ठीक है जी, सारा इनबाउंड में आता है। इसके बाद ऑपरेशन हैं, द वे इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स, वो आपके प्रोसेस जो हैं वो प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, उसमें सारे आप फैक्टर प्रोडक्शन को इकट्ठा करके कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चलाते हैं, वो ऑपरेशन आ गए। उसके बाद आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या हैं कि आपने गुड्स और जो आपके सर्विसेज हैं वो बायर तक कैसे पहुंचाएं। इनबाउंड था परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या बाइंग के, ठीक है जी, और जबकि आउटबाउंड है सेल्स के पर्सपेक्टिव में। आप देख सकते हो इसको कि आपने बायर को चीज़ें किस तरह दी या कस्टमर को किस तरह उनकी सेलिंग की, उनकी एडवर्टीजमेंट की, क्या किया आपने। अच्छा, उसके बाद आता है जी मार्केटिंग एंड सेल्स। इसमें वही आ गया इन्फॉर्मेशन, इसमें आपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन कैसे दी इस प्रोडक्ट की। आउटबाउंड में था सेल्स, जबकि मार्केटिंग एंड सेल्स में टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू योर कस्टमर। उसके बाद है जी सर्विस। सर्विस में जो आफ्टर सेल सर्विस होती है जी, आपने वो मेंटेन कैसे रखना है उसको। जो आपका एक एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट, आपने चीज़ बेच दी तो उसकी 1 साल की वारंटी है, 2 साल की, 3 साल की, इसको कहते हैं जी सर्विस। अच्छा जी, आप देख सकते हो कि आप खुद भी अगर आप लेने जाएं कोई चीज़, ठीक है जी, तो वो 2 चीज़ें सेम प्रोडक्ट हों और एक जो प्रोड्यूसर है वो आपको ऑफ़र कर रहा हो उसकी 1 साल की रिपेयरमेंट या आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, और दूसरा वो ना प्रोवाइड करे, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करोगे। वो आप उसी को डेफिनेटली करोगे कि जो बंदा 1 साल की आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है। तो वहाँ पे आपको अगर कोई थोड़े से पैसे ज़्यादा भी पे करने पड़ जाएंगे तो आप खुशी खुशी कर दोगे पे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये बंदा 1 साल की आफ्टर सेल सर्विस मुझे दे रहा है। जबकि ये बंदा दूसरा कह रहा है जी आप लेके यहाँ से निकलें तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये ख़राब निकले ठीक निकले आप यहाँ चेक कर लें। तो इस तरह ये एक्टिविटीज़ जो हैं प्राइमरी वैल्यू को ऐड करती हैं। और दूसरी आप देख रहे हैं जी सपोर्ट एक्टिविटीज़, इसमें आता है जी ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप कह लें इनको, जो कि बैकएंड में काम कर रही होती हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट है कि रिसोर्स किस तरह एक्वायर किया आपने, नेगोशिएट किस तरह से किया सप्लायर के साथ। फिर है जी ह्यूमन रिसोर्स, उसमें आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसमें आप रिक्रूट किस तरह से करते हो, डेवलप, मोटिवेट और रिवार्ड किस तरह करते हो अपनी वर्क फोर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उसके सारे इश्यूज इसमें आप कवर करते हो। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, किस तरह चेंज हुई और आपने किस तरह अडॉप्ट किया उसको और उससे क्या आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सपोर्ट सिस्टम एंड फंक्शन, जैसे फाइनेंस है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो आपका किस तरह से काम कर रहा है। ये सारी एक एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो कस्टमर अच्छी वैल्यू आप कस्टमर को दे सकते हो। तो इस तरह अगर आपका स्टाफ अच्छा है, एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, तब भी कस्टमर रिटेंशन बढ़ती है आपकी, ठीक है जी। मतलब सारा ये वही एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो कस्टमर को, उसकी वैल्यू कस्टमर की नज़र में बढ़ जाती है। कहता है ये जितनी अच्छी होंगी एक्टिविटीज़ उतना कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेगा ड्यू टू हायर वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है दी 5 फोर्सेस मॉडल। इस चैप्टर का सबसे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक है। और सबसे पहले तो मतलब ये जो पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्पिटिटिव फैक्टर्स, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और इस पोर्शन में से भी जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है मिशाल पोर्टर के ये 5 फोर्सेस मॉडल। अच्छा जी, उसके बाद है 5 फोर्सेस मॉडल। कहता है जी प्रोफेसर जो पोर्टर साहब थे, मिशाल पोर्टर साहब, उन्होंने ये मॉडल पेश किया। अच्छा जी, इसमें प्रोफेसर साहब ने कहा, पोर्टर साहब ने, कि भाई ये मैं मॉडल पेश कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मेरा मॉडल है, अगर आपने किसी भी कंपटीशन की नेचर को समझना है किसी इंडस्ट्री में, या उस कंपटीशन में अपनी स्ट्रेंथ को आपने देखना है, या उस कंपटीशन की स्ट्रेंथ को देखना है, उसकी नेचर और स्ट्रेंथ को देखना है, तो आप ये मॉडल मेरा
यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, इस मॉडल में उसने 5 फैक्टर्स बताए, या जिनको हम 5 फोर्सेस मॉडल कहते हैं, जिनमें सबसे पहला कौन सा फैक्टर है? कम्पिटिटिव राइवलरी। उसके बाद जी कस्टमर्स बारगेनिंग पावर, फिर सप्लायर्स बारगेनिंग पावर, थ्रेट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट्स, थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ठीक है, ये कहता है जी 5 फैक्टर हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर स्ट्रांग हुआ तो ये आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उस कंपटीशन में अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रख सकें। कहता है जब डोमिनेंट पोजीशन बरकरार नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, और कंपटीशन स्ट्रांग है तो आप कंपिटिटिव प्राइस पे चीज़ें बेचेंगे। कंपिटिटिव प्राइस में बेचने का मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि आप ज़्यादा हाई प्राइसेस पे चीज़ें बेच सको। ठीक है जी। अगर आपका जो राइवल है या कंपिटिटर है वो वही सेम प्रोडक्ट अगर 50 रुपये की बेच रहा है, तो आप अगर 60 की कर दोगे तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। उनको पता है जी सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर है, अगर हमें उस वहाँ से मिल रही है तो हम वहाँ जाएंगे। तो जिसकी वजह से आप कम्पिटिटिव प्राइस पे भी बेचोगे, या तो आप 50 पे बेचोगे या उससे कम बेचोगे, तो उससे ज़्यादा नहीं आप बेच सकते। अगर कम बेचोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, ज़्यादा बेचोगे तो आपके कस्टमर चले जाएंगे। तो आप कम्पिटिटिव प्राइस पे ही चीज़ें बेचने को प्रेफर करोगे, जिसकी वजह से आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। अच्छा जी, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी। ये उसने कहा जी ये हैं 5 फैक्टर्स या फोर्सेस। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब आपने ये बस ये जहन में रखना है कि ये जो 5 फोर्सेस हैं, अगर इनमें से कोई एक फोर्सेस भी स्ट्रांग हो गई तो फिर आपका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कंपटीशन में आप बरकरार नहीं रख सकोगे। तो अब चलते हैं जी, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। ठीक है जी। थ्रेट्स फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स में वो कहता है जी कहता है सेगमेंट्स में, इंडस्ट्री के या उन सेक्टर्स में ज़्यादा थ्रेट्स होता है जहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री लो होते हैं, कि हर बंदा जब दिल चाहे वहाँ पे एंटर कर सकता है उस मार्केट में। अब कहता है यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि जब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती हैं ना तो प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं, तो फिर जो बाहर वाले लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो उस सेगमेंट्स में आ जाते हैं, वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जब वो वहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो प्राइसेस हाई हो रही थी, प्रॉफिट्स जब पहले जो कम लोग थे उस सेगमेंट में वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे थे, लेकिन अब जब नए इन्वेस्टर आ गए हैं तो वो प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा और वो प्राइसेस भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जिसकी वजह से कहता है इन बैरियर्स को कम करने के लिए जो ऑलरेडी उस सेक्टर्स के अंदर जो फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी प्राइसेस को और प्रॉफिट्स को कम रखते हैं ताकि बाहर वाले बंदे को ये इतना अट्रैक्ट ना करे, वो ये ना समझे यार वो कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना यहाँ पे बेनिफिट है, प्रॉफिट है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कहता है ये भी वजह है जिसकी वजह से वो अपनी प्राइसेस और प्रॉफिट्स को कम रखते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड फर्म्स दैट ऑलरेडी इन द मार्केट कीप देयर प्राइसेस प्रॉफिट लो रखती हैं एंड द कंपटीशन इन द मार्केट स्ट्रांग, जिसकी वजह से कहता है प्राइस और प्रॉफिट अपना कम इसीलिए रखते हैं ताकि कंपटीशन स्ट्रांग हो सके और बाहर वाला कोई बंदा ना आ सके। और फिर आगे बैरियर टू एंट्री की बात करता है। कहता है बैरियर्स टू एंट्री जितने ज़्यादा होंगे ना तो उतना ही फ़ायदा होगा। अगर बैरियर्स टू एंट्री ना हुए तो कंपटीशन उतना ज़्यादा हो जाएगा। जब आप ज़्यादा सीज़न अच्छा जा रहा होगा तब नए इन्वेस्टर आ जाया करेंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन फिर ज़्यादा टफ हो जाएगा और आपकी प्रॉफिट्स डाउन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बैरियर्स टू एंट्री हैं। कहता है बैरियर्स टू एंट्री में ये ज़रा 6-7 बातें हैं, ये कहता है जी आप याद रख लें। ये फैक्टर्स हैं जो बैरियर्स टू एंट्री को अफेक्ट करते हैं। अगर बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा हुए तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन स्ट्रांग होगा, और अगर कंपटीशन स्ट्रांग हुआ तो आप डोमिनेट पोजीशन नहीं कर रख सकते। तो अगर आप तो इसलिए ये आपके फेवर में है कि बैरियर्स टू एंट्री लो हों वहाँ पे, मतलब बैरियर्स टू एंट्री सॉरी हाई हों। अगर बैरियर्स टू एंट्री हाई होंगे तो इसका मतलब है बाहर वाले लोग ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट और नहीं कर सकते और आपकी जो एक एग्जिस्टेंस है वही वहाँ पे रहेगी, जिसकी वजह से आप ही उसके ऑल एंड ऑल होंगे उस सेगमेंट्स के।
ठीक है जी। तो बैरियर्स टू एंट्री में कहता है जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। कहता है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहते हैं जी, बड़ी जो फर्म्स या कंपनीज होती हैं उनको एक एज होता है बड़ा होने का, कि उनकी जो एवरेज कास्ट है वो बहुत कम इंकर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ठीक है जी। वो कैसे कहता है जी, वो जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में ख़रीदते हैं, उनको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। इसी तरह कोई ट्रांसपोर्ट है, कोई शिपमेंट उन्होंने मंगवाई है, ठीक है जी, या करवानी है, शिपिंग है, तो उसमें भी उनको डिस्काउंट मिल जाता है। कि बड़ा होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनको हर स्टेप पे डिस्काउंट देते जाते हैं। ठीक है। लोग, उनको पता है कि हमारा इतना बड़ा ये बायर है, तो जिसकी वजह से कहता है उनकी कास्ट कम हो जाती है। और वो हैवी मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट क्या कि उनकी एवरेज कास्ट कम होती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो साइज़ में और अपने कैपिटल में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये इकनॉमीज ऑफ स्केल है। कहता है ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हर बंदा मुंह उठा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि जो ऑलरेडी बंदे वहाँ पे मौजूद हैं या बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी तो एवरेज कास्ट बहुत कम है। अगर मैं जाके इन्वेस्ट करता भी हूँ तो मेरी तो कास्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो मुझे हाई प्राइस पे चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो जब मैं चीज़ें हाई प्राइसेस पे बेचूंगा तो मेरे पास कौन लेने आएगा, अगर लोगों को वही चीज़ें लो प्राइस पे मिल रही हों। ये मतलब यहाँ पे वो आप याद रख सकते हैं कि कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन वाला जो पीछे हमने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद है जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। कहता है अगर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे या कैपिटल की ज़रूरत है वहाँ पे इन्वेस्ट करने की, तब भी हर बंदा वहाँ पे नहीं आ सकता। ये भी बैरियर टू एंट्री है। कहता है क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने इतना ज़्यादा कैपिटल इंकर कर दिया तो फिर रिस्क है, बिजनेस है भाई, फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है। तो जितना ज़्यादा आप कैपिटल इंकर करोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्क ज़्यादा होगा। तो कहता है इसमें भी बैरियर्स टू एंट्री है, हर बंदा यहाँ पे नहीं आता। फिर है जी उसके बाद एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कहता है जहाँ पे जिन इंडस्ट्री के सेगमेंट्स में या जिन इंडस्ट्रीज़ में लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स होती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, वहाँ पे भी बैरियर्स टू एंट्री हाई होते हैं। उसके बाद है नो हाउ। कहता है ये भी, अगर किसी बिजनेस को समझना और जो को मतलब समझने में भी पैसे लगते हैं, ठीक है, आपने पूरा एक स्टडी करते उस बिज़नेस को। कहता है अगर ये भी मुश्किल हुआ टाइम कंज्यूमिंग हुआ, तब भी लोग वहाँ पे काम आते हैं। लोगों को कॉम्प्लेक्स हुआ, अगर आपका कोई इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो बंदे ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं वही उसके गुरु हैं और वो 20-20, 25-25, 40-40 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, तो कहता है तब भी जो नए आने वाले लोग हैं वो वहाँ पे रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं यार इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पता नहीं इन्वेस्टमेंट कर दें क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो कहता है वो इतना टाइम ही नहीं देते, उनको पता है कि यार जब हमें समझ ही नहीं है एक बिज़नेस की तो हम वहाँ पे क्यों जाएं। उसके बाद है जी स्विचिंग कास्ट ऑफ बायर। कहता है अगर आपका जो कस्टमर है उसकी स्विचिंग कास्ट हाई है, तब भी ये जो नया इन्वेस्टर होगा या जो नया आने वाला बंदा होगा उस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, उसके लिए जो बैरियर्स टू एंट्री हैं हाई हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर लेट्स से एक बंदा आ गया, इन्वेस्टर आया, नया प्रोड्यूसर आया, सेलर आया, या नया आपका एंट्रेंस, ठीक है जी, न्यू एंट्रेंट्स आ गए, तो कहता है अगर उनकी जो वो लो प्राइसेस में भी चीज़ें बेच रहे हों, लेकिन जो बंदा कस्टमर है आगे उसकी स्विचिंग कास्ट, जो ऑलरेडी किसी से वो बाय कर रहा था चीज़, वो उसको छोड़ के अगर दूसरे के पास जाता है तो वो एग्रीमेंट उसने किया होगा ऑलरेडी, कोई ऐसा कोई 100 मामला तो हो सकते हैं। तो कहता है अगर उसकी स्विचिंग कास्ट भी हाई हुई तब भी ये बैरियर्स टू एंट्री है। तो इसका मतलब है कि जो नया आने वाला बंदा है उसके पास कस्टमर कम आएंगे, जब कम आएंगे तो वो देखेगा यार यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे, वो छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। यहाँ एग्जांपल उसने दिया जी, व्हेन ऑडिट फर्म टू अनदर माइट बी क्वाइट हाई एंड दी डेटर अ कंपनी फ्रॉम वांटिंग टू चेंज इट्स ऑडिटर्स की यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने। उसके बाद है जी गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर कहता है कि किसी सेक्टर में गवर्नमेंट की रेगुलेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी उतने ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री जो हैं वो हाई होंगे। अब जितने ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री हाई होंगे, कंपटीशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब कंपटीशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो, प्राइसेस में हाई कर सकते हो। तो कहते हैं गवर्नमेंट किस तरह से रेगुलेट कर सकती है। कहता है जी गवर्नमेंट पहले नंबर पे तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं सोसाइटी के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए टैक्सेस लगाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, फिर बेनिफिट्स देती है, पेटेंट्स होते हैं
जैसे हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें कहता जी पेटेंट्स लोगों ने बनाए होते हैं, तो वो हर जब पेटेंट बनाया हुआ है तो हर बंदा तो वहाँ पे नहीं आ सकता, एक बंदे ने ऑलरेडी रिसर्च करके डेवलप किया हुआ है कोई काम या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कहता है उसका एक सिक्योरिटी हो जाती है बंदे की। और उसके बाद कहता है उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पेटेंट मौजूद है। इसी तरह लाइसेंस हैं, मुख्तलिफ तरह की कंपनी है, उन्होंने लाइसेंस लिया होता है कि इतनी ज्यूरिसडिक्शन में, इतने एरिया में हमारे अलावा ये वाली प्रोडक्ट और कोई बंदा ना बेचे, ठीक है। तो इसका उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एक लाइसेंस लिया होता है, जिसके लिए वो हैवी प्राइसेस पे करते हैं। वो सिर्फ इसीलिए पे करते हैं ताकि कोई और बंदा वहाँ पे आके मुंह ना मारे, ठीक है, और उनका जो बिज़नेस है वो ख़राब ना करे। उसके बाद थ्रेट्स फ्राम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कहता है जी इस थ्रेट में हम क्या देखते हैं, हम सब्सटीट्यूट कहते हैं जी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे रही हो जो कि हमारी चीज़ दे रही है, मतलब अल्टरनेटिव हो उसका। तो कहता है इसमें उसने एग्जांपल दी हैं, इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, फूड एंड एनर्जी ड्रिंक्स हैं। अब कहता है जी पहले तो आप ये एग्जांपल समझ लें फिर इस पर बात करते हैं। एग्जांपल क्या है जी, इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम। कहता है जी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, कहता है अगर वो ज़्यादा चार्ज करेगी प्राइसेस को, तो ये डर है, ये ख़तरा है, ये थ्रेट है कि कस्टमर जो है वो सोलर पे शिफ्ट कर जाएगा। और दूसरा कहता है जी अगर लेट से कोई कंपनी जो गैस की सप्लाई दे रही है, अगर उसने गैस की प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करेगी तो थ्रेट ये है कि कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्विचिंग कास्ट है वो उसकी लो है, तो इसलिए उस सब्सटीट्यूट का उसको थ्रेट होगा। इस तरह ट्रांसपोर्ट है, कहता है जी एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद ये जो शिपिंग है वो होती है, ठीक है जी। कहते हैं ये 3-4 जो कैटेगरीज हैं ये भी प्राइसेस को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि इनको भी ख़तरा होता है कि भाई कस्टमर हमारा रोड पे ना शिफ्ट कर दे। अगर आपको रेलवे पे अच्छे उस पे फेयर्स पे आप लेके जा सकते हो अपने जो रॉ मटेरियल है, कुछ भी हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो फिर आप ट्रांसपोर्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनको ज़्यादा पे नहीं करोगे। तो ट्रांसपोर्ट वालों को पता होगा, रोड ट्रांसपोर्ट वालों को, कि यार अगर हमने ज़्यादा इनको चार्ज किया तो ये रेलवे पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये उनको थ्रेट है, तो उसकी वजह से वो प्राइसेस अपनी कम रखते हैं। और इसी तरह अगर एनर्जी ड्रिंक्स है, पेप्सी और कोका कोला की आप ले लें कि सेम प्राइसेस होती हैं, ठीक है जी, सेम प्रोडक्ट है। अब अगर कोई पेप्सी वाले प्राइस अपनी कम कर देंगे तो वो कस्टमर जो है पेप्सी पे शिफ्ट कर देगा, मतलब ज़्यादातर कस्टमर, ठीक है, ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं लोग, लॉयल्टी भी चीज़ है, लेकिन कर जाते हैं अक्सर लोग, ठीक है, तो इसलिए वो सेम प्राइसेस रखते हैं उनकी। ये है जी हमारे पास थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। कहता है जी इसमें हम देखते हैं कि हम अगर कोई थ्रेट्स एग्जिस्ट करता है तो हम देखेंगे कि उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं, किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को, कि लोग सब्सटीट्यूट के होते हुए भी दूसरे के पास ना जाएं, ठीक है, और किस तरह इस खतरे को हम कम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ख़तरा आ गया तो हम न्यू मार्केट्स कौन कौन सी हैं जहाँ जिनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी यही सेम प्रोडक्ट वहाँ पे हाई प्राइसेस पे और हाई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बेच सकते हैं। ये था जी थ्रेट ऑफ न्यू, ये जो सब्सटीट्यूट्स था प्रोडक्ट्स का। उसके बाद है जी बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कहता है वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ फ्यू सप्लायर्स होंगे और जहाँ फ्यू सब्सटीट्यूट्स होंगी, जहाँ स्विचिंग कास्ट कस्टमर की हाई होगी, जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड होगी, जहाँ कस्टमर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जहाँ सप्लायर्स प्रोडक्ट डिफरेंट होगी फ्रॉम अदर से। तो कहता है अगर ये फैक्टर्स होंगे तो बारगेनिंग पावर जो सप्लायर की है वो ज़्यादा होगी। जब सप्लायर की बारगेनिंग पावर ज़्यादा होगी तो जो कंपटीशन है, कहता है तब भी कंपटीशन जो है वो स्ट्रांग होगा और डोमिनेंट पोजीशन रखना, बरकरार रखना पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये सप्लायर, मेजर सप्लायर की आप समझ लेंगे बात कर रहे हैं, तो अगर मेजर सप्लायर ऐसा कर रहे हैं तो आप तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फिर इफेक्टिव रोल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये बात है जी बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसी तरह बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, उसमें कहता है जी अगर ये बारगेनिंग पावर ऑफ बायर्स कहाँ पे ज़्यादा हाई होगी,
और अगर ज़्यादा ये भी अगर ज़्यादा कहता है हाई हुई तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन स्ट्रांग हो जाएगा। कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली आपकी कम हो जाएगी। कहता है बार्गेनिंग पावर ऑफ, ये वहाँ ये भी आप वही आप देख लेंगे स्विचिंग कास्ट वाला कोई इशू। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ बायर ज़्यादा हो जाए, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई उनके लिए एग्जिस्ट करते हों, कास्ट ऑफ परचेज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कास्ट हो, या थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो, ठीक है जी, कि या लो स्विचिंग कॉस्ट हो, बायर्स हैव लो प्रॉफिट्स, या बायर हैज़ फुल इन्फॉर्मेशन। कहता है अगर ये सारे फैक्टर्स हुए तो इसका मतलब है उनकी बार्गेनिंग पावर हाई है। जब बार्गेनिंग पावर हाई होगी तो इसका मतलब है कि फैक्टर स्ट्रांग है। जब ये फैक्टर स्ट्रांग होगा तो कंपटीशन स्ट्रांग होगा, कंपटीशन स्ट्रांग होगा तो आप डोमिनेट पोजीशन नहीं बरकरार रख सकते, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आखिरी है लास्ट वन, राइवलरी। कहता है राइवलरी ग्रेटेस्ट कहाँ पे होगी, जहाँ पे राइवल्स का अगर सिमिलर साइज़ के राइवल्स हों, स्लो ग्रोथ हो मार्केट में, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही हो, या प्राइसेस वार्स टू मेंटेन टर्नओवर, प्राइस वार चल रही हो कि अगर एक ने प्राइस कम किया तो दूसरा भी कम कर देता है उसके अगेंस्ट। ठीक है। लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन हो, सब एक तरह की चीज़ बेच रहे हैं, डिफरेंट नहीं है कुछ भी। हाई एग्जिट बैरियर्स, कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आप आसानी से वहाँ से निकल नहीं सकते। अगर कहता है ये है राइवलरी, अगर राइवलरी में कहता है ये वाले फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो गए तो इसका मतलब भी वही होगा कि जो आपका कंपटीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा मेंटेन नहीं रख सकते। तो जी ये था 5 फोर्सेस मॉडल विशाल पोर्टर का। आई होप के समझ आ गई होगी कि आपको। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, अगर कोई भी आपको इशू हो इस किसी भी टॉपिक में, जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। अगर कमेंट्स में नहीं पूछना चाह रहे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। ये जो मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, आप ईमेल कर सकते हो मुझे। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद इन 1 डे, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। ठीक है। और उसके बाद ये जो आज हमने पढ़ा है इसके लिए आपका, अच्छा हम जितना भी पढ़ेंगे ना, आपने अगर आप क्लास ले रहे हो तो फिर तो मतलब ठीक है, आप वैसे देख रहे होगे समझ के लिए या कोई कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे तो फिर आप जितना मैं पढ़ाता हूँ आप ये लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पे अगर एक भी लेक्चर ले लें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपका तकरीबन 2 माह में सिलेबस कवर हो सकता है आराम से, 1.5 से 2 माह में। ठीक है। और आप ये जितना मैं पढ़ाता हूँ ये याद कर लें रोज़ाना, और इसके साथ साथ आप ये जो इलस्ट्रेशंस दी हैं ना आई कैप स्टडी टेक्स्ट पे BMBS की, तो ये आप इलस्ट्रेशन टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर उसकी कोई इलस्ट्रेशन रह गई है जो मैंने नहीं करवाई वो आप खुद करें। ठीक है। और अगर उसमें कोई मसला आता है वो आप स्क्रीनशॉट लेके तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके ईमेल कर दें तो उसके लिए आसानी रहती है। ठीक।